बीरबल की वो दिमागी चाल जिसने पंडित को भी हरा दिया। एक दिन अकबर के दरबार में हलचल मची हुई थी। बात कुछ यूं थी कि शहर का एक बहुत बड़ा शास्त्री पंडित दरबार में आया था। उसका नाम था पंडित राघवेंद्र शास्त्री। उसकी खासियत ज्ञान बहुत और घमंड उससे भी ज्यादा। वो सीधा बीरबल की ओर देखकर बोला, मैं सुनता हूं इस दरबार में एक बीरबल नाम का व्यक्ति है जो खुद को बहुत बुद्धिमान मानता है। मैं उसे परखने आया हूं। दरबार चुप। अकबर ने इशारे से बीरबल को बुलाया। बीरबल आए, मुस्कुराते हुए, जैसे उन्हें सब पहले से पता था। पंडित ने बिना देर किए एक सवाल रखा, बताओ बीरबल, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? दरबारियों के मन में जवाब तैरने लगे। क्रोध, लालच, अहंकार, ईर्ष्या, सब इसी में डूब गए। लेकिन बीरबल ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है उसका अपना लालच। इंसान तब तक शांत है जब तक उसे कुछ और पाने की चाह नहीं होती। दरबार ने सिर हिलाया। बात सही थी, पर पंडित हंसा। उसे ये हार मानना मंजूर नहीं था। उसने दूसरा प्रश्न पूछा, ठीक है, ये बताओ, दुनिया में सबसे बड़ा दान क्या है? सोना, धरती, गाय, ज्ञान या जीवन? अब सबकी नजरें बीरबल पर। बीरबल ने हल्का सा मौन लिया और बोला, दुनिया का सबसे बड़ा दान है सम्मान। जो सम्मान दे देता है वो खुद महान हो जाता है। दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन पंडित फिर पीछे नहीं हटा। अब उसके चेहरे पर जलन साफ थी। उसने तीसरा सवाल किया, और यही उसका असली जाल था। और ये बताओ बीरबल, दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है? ये प्रश्न ऐसा था जिसका उत्तर पंडित कई तर्कों से फंसाता था। वह जानता था कि जिसने भी उत्तर दिया वो उलझेगा। दरबार में सन्नाटा। बीरबल की आंखें पंडित की आंखों से मिली। फिर वो मुस्कुराए, शांत, जैसे पानी स्थिर हो। सबसे भारी वस्तु है घमंड से भरा मन। जिस मन में घमंड भर जाए वो इंसान खुद ही अपने बोझ तले दब जाता है। पंडित के चेहरे का रंग उड़ा, क्योंकि जवाब सिर्फ सही नहीं, सीधा उसके ऊपर था। अकबर ने घोषणा की, बीरबल विजयी है। पंडित झुककर दरबार से चला गया, पर जाते जाते वो रुक गया। उसने धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहा, बीरबल, तुमने मुझे हरा दिया, पर कल दरबार में जो मैं लेकर आऊंगा वो तुम्हें नहीं छोड़ पाएगा। बीरबल मुस्कुराए, पर इस बार उनकी आंखों में पहली बार सवाल था। कौन आने वाला था? किसकी चाल पंडित को भी भरोसेमंद लग रही थी? और क्या सच में बीरबल की बुद्धि की परीक्षा और बड़ी होने वाली थी? अगला भाग, दरबार में आया रहस्यमयी ज्योतिषी। एपिसोड 2, दरबार में आया रहस्यमयी ज्योतिषी। अगले ही दिन दरबार में असामान्य भीड़ जुटी थी। हर किसी के मन में एक ही सवाल, आज कौन आने वाला है? अकबर भी उत्सुक थे और बीरबल शांत, पर उनकी शांति में भी एक सूक्ष्म चौकनापन था। दरबार के द्वार पर अचानक शोर हुआ। पंडित राघवेंद्र अंदर आया, पर इस बार उसके साथ एक अजनबी था। वो व्यक्ति लंबा, गहरा रंग, सफेद दाढ़ी, आंखें ऐसी जैसे किसी दूर की चीजें देख रही हों। हाथ में तांबे की एक चमकती हुई ज्योतिष पट्टिका। पंडित ने गर्व से घोषणा की, दरबार आला, ये है त्रिकालदर्शी ज्योतिषाचार्य महामहोपाध्याय सुरेशानंद। इनका दावा है कि ये इंसान के अतीत, वर्तमान और भविष्य को ठीक देख सकते हैं। दरबार हल्का सा हिल गया। लोगों के चेहरे पर कौतूहल, आकर्षण और डर, सब एक साथ। सुरेशानंद ने सीधे बीरबल को देखा, बिना पलक झपकाए, जैसे बीरबल की आत्मा तक पढ़ ली हो। सुरेशानंद धीमे स्वर में, बीरबल, लोग तुम्हें चतुर कहते हैं, पर चतुराई तब तक है जब तक भाग्य साथ है। मैं चलो आज तुम्हारा भाग्य पढ़कर बताता हूं। अकबर ने कहा, कहिए। सुरेशानंद ने अपनी पट्टिका पर कुछ चिन्ह बनाए, आसमान की ओर देखा,
फिर बीरबल की हथेली पकड़ी। दरबार सांस रोककर देख रहा था। सुरेशानंद बोला, बीरबल, तुम्हारे हाथों में एक छुपा हुआ दोष है, और ये दोष बहुत जल्द तुम्हें एक बड़ी मुसीबत में फेंकने वाला है। दरबार में फुसफुसाहट। अकबर की भौहें तन गई। बीरबल हल्का सा मुस्कुराए, पर इस बार वो मुस्कान थोड़ी गंभीर थी। उन्होंने पूछा, तो बताइए महाशय, वो मुसीबत क्या है? सुरेशानंद ने अपनी दाढ़ी सहलाई और बोला, बहुत जल्द आपके बहुत करीब का कोई व्यक्ति आपके खिलाफ हो जाएगा, और वो आपकी हार का कारण बनेगा। सन्नाटा। दरबारियों की गर्दनें एक दूसरे की ओर मुड़ी। लेकिन बीरबल ने कहा, अगर भविष्य पहले से तय है तो उसे बदलने का विकल्प कहाँ है आचार्य? सुरेशानंद मुस्कुराए, विकल्प है, और वो विकल्प मैं ही दे सकता हूं, पर उसकी कीमत होगी, बड़ी कीमत। अकबर बोले, कितनी कीमत? और सुरेशानंद धीरे से बोले, बीरबल का पद। अब हवा सच में भारी हो गई। इस बार पंडित कुछ नहीं बोला, बस आनंद से मुस्कुरा रहा था। बीरबल शांत रहे, पर उनकी आंखों में इस बार खेल नहीं, जांच थी। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है, कल इसी दरबार में मैं आपके शब्दों की सत्यता साबित करते हुए आपके कथन को झूठ सिद्ध करूंगा। सुरेशानंद के होंठ जरा से हिले, देख लेंगे। और बस उस रात पूरा महल जागता रहा। लोगों में चर्चा, फुसफुसाहट, संदेह, पर बीरबल ने पूरी रात कुछ खोजा, कुछ जांचा, कुछ समझा। क्या? ये कोई नहीं जान पाया। अगले दिन दरबार में बीरबल एक अजीब सी चीज लेकर आए, जिसे देखकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। वो चीज क्या थी, और उसने कैसे ज्योतिषी को परास्त किया? बीरबल की रात की गुप्त जांच और एक अनोखा प्रमाण। एपिसोड 3, बीरबल की रात की गुप्त जांच और एक अनोखा प्रमाण। सुबह का दरबार लगा। आज माहौल और भी भारी था। सबकी नजरें बीरबल पर थी कि आखिर वे आज क्या करने वाले हैं। अकबर, पंडित राघवेंद्र और वो ज्योतिषी सुरेशानंद, तीनों अपने अपने विश्वास में स्थिर। दरबार के बीच में बीरबल शांत खड़े थे। उनके हाथ में एक छोटा सा कपड़ा ढका हुआ पात्र था। सुरेशानंद ने मुस्कुराकर कहा, तो बीरबल, आज तुम्हारा भविष्य खुलने वाला है? बीरबल ने बिना किसी भाव के कहा, नहीं आचार्य, आज आपका सच खुलने वाला है। दरबार में हलचल। बीरबल ने इशारा किया, और दरबारी एक छोटा, दुबला, छोला खाते रहने वाला साधारण डाकिया अंदर लाए। सुरेशानंद हंस पड़ा, ये कौन है? इससे क्या साबित होगा? बीरबल बोले, ये वही व्यक्ति है जिसने कल रात आपको राजमहल के बाहर वाले बाग में पंडित जी के साथ बैठकर बातें करते देखा। पूरे दरबार की नजरें पंडित और ज्योतिषी पर। पंडित के चेहरे पर पसीना। ज्योतिषी अब भी शांत, पर उसकी आंखें टल गई। बीरबल ने धीरे से कपड़े का ढक्कन हटाया। अंदर एक छोटी सी काली मिट्टी थी। दरबारियों को कुछ समझ नहीं आया। अकबर ने पूछा, ये क्या है? बीरबल ने मिट्टी को सूंघकर कहा, ये महल की नहीं, ये शमशान घाट की मिट्टी है। दरबार सन्न। बीरबल बोले, सुरेशानंद कल रात शमशान गया था, और शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, जो ज्योतिषी शमशान की मिट्टी से भय पैदा कर लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश करे, वो असली ज्योतिषी नहीं, भविष्य का व्यापारी होता है। ज्योतिषी की आंखों में पहली बार डर दिखा। बीरबल ने आगे कहा, और अब आखिरी प्रमाण। उन्होंने डाकिये को संकेत किया। डाकिये ने बताया, कल रात पंडित जी ने इन्हें सिखाया कि बीरबल को डराओ, कहो कि उसका कोई अपना उसके खिलाफ जाएगा, ताकि बीरबल अपना पद छोड़ दे और पंडित जी दरबार में स्थान पाले। इस बार पूरा दरबार फटकर शोर से गूंज गया। अकबर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। अकबर, बोलो सुरेशानंद, सच है या नहीं? ज्योतिषी चुप रहा। चुप्पी ही उसकी हार थी। अकबर गरजे, इन दोनों को राज्य से निर्वासित किया जाए।
पंडित घुटनों पर गिर गया, पर अब देर हो चुकी थी। सैनिक दोनों को दरबार से बाहर ले गए। दरबारियों ने राहत की सांस ली। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, भविष्य देखने वाला वही है जो परिस्थितियों को समझे, डर फैलाने वाला नहीं। अकबर प्रसन्न हुए और बीरबल की प्रशंसा की, क्योंकि उसी रात बीरबल के घर के दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। दरवाजा खुला। बाहर एक नकाबपोश महिला खड़ी थी। उसकी आवाज धीमी लेकिन कांपती हुई, बीरबल, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे पति के साथ कुछ बहुत अजीब हो रहा है। बीरबल ने गंभीरता से पूछा, क्या? महिला ने कांपते चेहरे से कहा, वो बोलते तो हमारे घर में है, पर आवाज किसी और की आती है। बीरबल के चेहरे पर गहरी चिंता उतर आई। खोई हुई आवाज का मामला, जब किसी और की आवाज बोलने लगी। एपिसोड 4, खोई हुई आवाज का मामला। रात की वो दस्तक बीरबल को थोड़ी असामान्य लगी। नकाबपोश महिला घबराई हुई थी। उसकी आंखों में डर और शब्दों में कांप था। महिला, बीरबल साहब, मेरे पति घर में है, लेकिन उनकी आवाज किसी और की है, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति उनके अंदर बोल रहा हो। बीरबल ने पल भर सोचा। ऐसे मामलों में अक्सर आस्था और डर मिलकर धोखा रचते हैं। उन्होंने तुरंत कहा, चलो, मुझे अपने घर ले चलो। घर पहुंचकर बीरबल ने देखा, एक व्यक्ति कोने में बैठा था। सिर झुका हुआ, शरीर कांप रहा था। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसकी आवाज भारी, कर्कश और डरावनी थी। आवाज, मुझसे मत उलझो, मैं देव शक्ति हूं। महिला रो पड़ी, पर बीरबल उस आदमी को ध्यान से देखते रहे। फिर उनका ध्यान उसके गले पर पड़ा। वहां राख और कुछ जड़ी बूटी जैसा लेप लगा था। बीरबल सब समझ गए। उन्होंने महिला से कहा, क्या आपका पति किसी साधु के पास जाता था? महिला ने तुरंत कहा, हां, एक साधु कहता था कि वो हमारे घर की बुरी किस्मत को दूर करेगा। बीरबल मुस्कुराए। अब खेल साफ था। वे तुरंत उस साधु को पकड़वाकर दरबार में लाए और उसी आदमी से फिर बात करने को कहा। इस बार आवाज सामान्य थी, क्योंकि साधु ने मिश्रित जड़ी बूटियों से गला सुन कर दिया था, जिससे आवाज बदल जाती थी, और वो इसे देवा आवाज कहकर लोगों को डराता था। साधु की असलियत सामने आ गई। ये लोगों की भावनाओं को डराकर अपना फायदा कर रहा था। इसे सख्त सजा दी जाए। सैनिक साधु को ले गए। महिला के पति की आवाज कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। घर में शांति लौट आई। जहां डर होता है, वहां धोखा जन्म लेता है, और जहां समझ होती है, वहां हर चाल टूट जाती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धि की सराहना की। सारे दरबारी तालियों से दरबार गूंज उठा। मोरल, सीख, डर सबसे बड़ा हथियार है, और धोखेबाज इसी का उपयोग करते हैं। ज्ञान और समझ ही वो शक्ति है जो डर को मिटा देती है। जो घमंड में अपनी बुद्धि दिखाता है, वो गिरता है। जो शांति से समझता है, वही जीतता है। बीरबल और बेईमान साधु का झूठा चमत्कार। एक दिन फतेहपुर सीकरी के बाजारों में बड़ी हलचल थी। लोग दौड़ दौड़कर एक ही बात कह रहे थे, महान साधु श्री परमहंस दर्शनी बाबा आए हैं। वो बिना मंत्र पढ़े देवताओं से बात कर लेते हैं। धूप में चमकता सफेद वस्त्र, माथे पर सुनहरी तिलक, हाथ में चांदी की माला। देखने में ऐसा कि कोई भी कह दे, वाह, कितनी दिव्य आभा है। लेकिन सच्चाई? साधु नहीं, धोखेबाज नंबर 1। वो लोगों से दान लेते, चमत्कार दिखाते और रात में रसगुल्ले की तरह पैसा हजम कर लेते। बात दर बात ये खबर अकबर बादशाह तक पहुंची। अकबर ने दरबार बुलावा भेजा। साधु आया, हाथ जोड़कर बड़े मीठे स्वर में बोला, बादशाह सलामत। मैं ऐसा तपस्वी हूं जो मृत जीवों को जीवित कर सकता हूं। दरबार में तालियां। सब वाह वाह कर उठे। सिर्फ बीरबल शांत। उनकी आंखें साधु को ऐसे देख रही थी जैसे बादलों के पीछे छिपा हुआ चांद झांकता है।
सब समझ रहा हो। अकबर ने कहा, अगर तुम सच में मृत जीव को जिंदा कर सकते हो तो ये दरबार तुम्हें सोने की 50 थालियां देगा। साधु मुस्कुराया, सोच रहा था, दरबार को बेवकूफ बनाना। बच्चों का खेल। बाग में एक मरा हुआ कबूतर लाया गया। लोग जमा, शोर, उम्मीदें। साधु ने आंखें बंद की। ओ महाशक्ति त्रिलोकधारी नंदन। धड़ाम, कबूतर जस का तस। साधु फिर चिल्लाया, मंत्र पढ़ा, कूद पड़ा। कुछ नहीं। भीड़ में फुसफुसाहट। लगता है बाबा का नेटवर्क डाउन है। पर साधु ने जोर से कहा, कबूतर की आत्मा तो आई थी, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ कि इतनी गंदी दुनिया में वापस आना चाहिए। लोग चुप, कुछ हंसे, कुछ बेचारे अंधभक्त गंभीर। अकबर उलझन में। तभी बीरबल आगे आए। बीरबल की मीठी चाल। बीरबल मुस्कुराए, बाबा, आपके पास तो अद्भुत शक्ति है। क्या ये शक्ति केवल पक्षियों पर ही चलती है या मनुष्यों पर भी? साधु मुस्कुराकर, अरे मनुष्य तो मेरा सबसे आसान कार्य है। बीरबल ने दरबार में खड़े एक बूढ़े दरबारी को बुलाया जो बीमार रहता था। बीरबल ने कहा, बाबा, इसे अभी यहीं स्वर्ग भेज दीजिए ताकि ये स्वर्ग में आराम कर सके। बाद में आप इसे वापस भी बुला लेंगे। साधु के चेहरे पर पसीना। भीड़, हां, ये तो आसान होना चाहिए। बाबा तो बड़े शक्तिशाली है। साधु हकलाया, नन्ही, मेरे मंत्र आज ग्रहंस्त्र ठीक नहीं है। बीरबल ने तालियां बजाई। अरे वाह, जब जीवित को मारने की बात हो तो नक्षत्र गलत, और जब मृत को जिंदा करने की बात थी तब नक्षत्र सही था। साधु अब फंसा। भागने को मुड़ा, लेकिन पहरेदारों ने पकड़ लिया। अकबर की आवाज गूंजी, जो झूठा चमत्कार दिखाए, जनता को धोखा दे, उसका दंड बड़ा होगा। साधु को दंड मिला। उसे शहर की गलियों में ये तख्ती पहनाकर घुमाया गया। मैं चमत्कार नहीं, धोखा बेचता था। भीड़ ताली बजाने लगी। लोगों ने सीखा, अंधविश्वास से बचो। मोरल, सीख, सच्चा चमत्कार बुद्धि है, विश्वास नहीं। जो लोग सोचने की जगह सिर्फ मान लेते हैं वही धोखा खाते हैं। बीरबल और ईरान के राजा का अदृश्य तोहफा। एक दिन फतेहपुर सीकरी की हवाओं में अजीब सी चहल पहल थी। महल के बाहर लगे लाल पत्थरों पर पड़ती धूप चमक रही थी और हर दिशा से सिर्फ एक ही चर्चा सुनाई दे रही थी। ईरान के बादशाह से अकबर बादशाह के लिए बड़ा कीमती तोहफा आया है। लोग उत्सुक थे। कुछ सोच रहे थे, सोने का सिंहासन होगा। कुछ बोले, शायद हीरे जड़े घोड़े की नाल। कुछ बोले, कोई ऐसा नगीना जो सूरज की रोशनी चुरा ले। लेकिन जब तोहफा दरबार के बीच लाया गया, सबकी आंखें फैल गई, क्योंकि डिब्बा तो बड़ा था, शानदार था, मगर खाली था। हां, सच में खाली। अकबर ने भौहें सिकोड़ी। ये मजाक है? ईरान का राजा ऐसा क्यों करेगा? दूत ने सिर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत। ईरान के राजा ने कहा है, ये तोहफा सिर्फ समझदार को दिखाई देता है। दरबार में कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ ने गर्दन हिलाई जैसे दिख गया हो, और कुछ समझ ही नहीं पाए कि करे क्या। अकबर ने दूत की ओर देखा। तोहफा क्या है, ये बताया गया है? दूत बोला, हां, ये अदृश्य राजसी बुद्धि का शाही परिधान है। ईरान के राजा ने कहा, जो सचमुच बुद्धिमान होगा उसे ये परिधान साफ नजर आएगा। अगर किसी को न दिखे तो मतलब वो बुद्धिमानी में कमजोर है। दरबार में खलबली। अब कौन कहे कि उसे नहीं दिख रहा? कहते ही बेवकूफ ठहराया जाएगा। एक दरबारी आगे बढ़ा और बोला, वाह, क्या सुंदर परिधान है, इसके धागे मोतियों जैसे चमकते हैं। दूसरा बोला, हा हा, और उस पर सुनहरी कढ़ाई, अद्भुत। तीसरा बोला, अरे मैं तो बता ही नहीं सकता, ये तो स्वर्गीय वस्त्र है, सबको दिख रहा था। कुछ भी नहीं, सिवाय एक इंसान के, बीरबल, जो चुपचाप ये सब देख रहे थे।
अकबर को परिधान नहीं दिख रहा था, पर वो ये कैसे कह देता? अगर कह दे तो दरबार, जनता, इतिहास सब उसे मूर्ख समझेंगे। अकबर ने मन में सोचा, शायद सच में कुछ ऐसा हो जिसे मैं समझ नहीं पाया। वो धीरे से बोला, हां, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। लेकिन उसकी आवाज में वो चमक नहीं थी। बीरबल ने यह सुन लिया। उस रात बीरबल महल के बाहर एक पुरानी मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे आकाश को निहार रहे थे। उनके मन में सिर्फ एक विचार था, ईरान का राजा अकबर जैसा समझदार राजा का अपमान क्यों करेगा? उन्होंने सोचा, या तो ईरान का राजा अकबर की बुद्धि की परीक्षा ले रहा है, या फिर इसमें कोई गहरा राजनीतिक खेल है। अगले दिन बीरबल ने दरबार में कहा, बादशाह सलामत, ये परिधान सचमुच अद्भुत है, लेकिन क्या आप चाहेंगे कि इसे पूरे राज्य की उपस्थिति में एक बड़े उत्सव में पहना जाए? अकबर चौंके। दरबारी खुश हो गए। चापलूस और भी ताली बजाने लगे। योजना मंजूर हुई। हजारों लोग जमा, ढोलन गाड़े बज रहे, फूलों की वर्षा हो रही। अकबर को अदृश्य परिधान पहनाया गया। सबने देखा, अकबर ने कुछ नहीं पहना, लेकिन कोई बोल नहीं सकता था, क्योंकि बोलते ही मूर्ख कहलाएगा। बीरबल शांत खड़े थे, उनकी आंखों में स्थिर चमक थी। फिर बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, जनता के सामने ईरान का तोहफा पेश, ऐसा परिधान जो सिर्फ समझदारों को दिखाई देता है। भीड़ में डर, फिर धीरे धीरे एक अजीब दबाव। लोग एक दूसरे की ओर देखते। कोई पहले बोलना नहीं चाहता था। बीरबल ने सबसे पहले एक 7 साल के बच्चे को आगे बुलाया। बीरबल, बेटा, बताओ बादशाह क्या पहने हुए हैं? बच्चा मासूमी से बोला, कुछ भी नहीं। भीड़ में बिजली सी दौड़ गई। एक बुजुर्ग महिला बोली, सच में मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा। फिर एक सैनिक बोला, मुझे भी। देखते ही देखते पूरा मैदान चिल्ला उठा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अकबर का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो तुरंत अपने कक्ष में चले गए। अकबर ने क्रोध में बीरबल को तलब किया, बीरबल, तुमने मुझे पूरे राज्य के सामने अपमानित कर दिया। बीरबल शांत, स्थिर, जैसे हवा में स्थिर पत्ता। उन्होंने धीरे से कहा, जहां सच न बोल सकने का डर हो, वहां सम्मान नहीं, धोखा रहता है। अकबर चुप। बीरबल आगे बोले, ये तोहफा नहीं था, बल्कि एक जाल था। ईरान का राजा ये देखना चाहता था कि मुगल दरबार में कितनी चापलूसी है और आपके सलाहकार कितने सच्चे हैं। अकबर धीरे धीरे बैठ गए। उनकी आंखों में चोट के साथ साथ एक गहरी समझ थी। बीरबल ने एक छोटा पर शानदार जवाब लिखा, हमारा दरबार अब समझ चुका है कि दुनिया में सबसे खतरनाक शत्रु तलवार वाला नहीं, बल्कि चापलूसी करने वाला होता है। ये पत्र ईरान भेज दिया गया। कहा जाता है, पत्र पढ़कर ईरान का राजा मुस्कुराया और बोला, अकबर सच में महान है। उसके पास बीरबल है। मोरल, सीख, सच्चाई बोलने का साहस ही असली बुद्धिमानी है। जहां डर हो वहां सम्मान नहीं होता, और चापलूसी राजा को भी अंधा बना देती है। जब एक आदमी ने अकबर बादशाह को ही गिरफ्तार कर लिया। एक सुबह बादशाह अकबर अपने सुनहरे सिंहासन पर बैठे थे। दरबारियों की भीड़ लगी थी। सबकी निगाहें बीरबल पर थी, क्योंकि बादशाह ने आज एक नया सवाल पूछा था। बीरबल, बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ा अपराधी कौन है? बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, हर अपराधी अपने कारणों से बड़ा होता है, पर सबसे बड़ा वही है जो बिना सोचे न्याय कर दे। अकबर बोले, मतलब जो कानून की ताकत का गलत इस्तेमाल करे, वो सबसे बड़ा अपराधी है, हुजूर। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, लेकिन ऐसा आदमी अगर सामने आ गया तो मैं खुद उसे सजा दूंगा। सब दरबारी ताली बजाने लगे। अगले ही दिन दरबार के बाहर एक सिपाही जैसी वर्दी में अनजान आदमी आया। उसने दरवाजे पर पहरेदारों से कहा,
मुझे बादशाह अकबर को गिरफ्तार करना है। पहरेदार हैरान रह गए। क्या कहा तुमने? हाँ, मैं शाही कानून विभाग से आया हूं। बादशाह अकबर पर आरोप है कि उन्होंने कल एक किसान की जमीन का मामला बिना जांच के खत्म कर दिया। यह सुनकर सारा दरबार गूंज उठा। अकबर को खबर लगी तो उन्होंने खुद कहा, उसे अंदर लाओ, देखते हैं कौन है वो जो हमें गिरफ्तार करने आया है। दरबार में वो आदमी आया, गोरा चेहरा, मजबूत कदकाठी, पर आंखों में आत्मविश्वास। वो झुककर बोला, जहांपनाह, मेरे पास दस्तावेज है। आपने एक किसान का केस बिना सबूत के बंद किया। कानून के मुताबिक ये अपराध है, इसलिए आप गिरफ्तार हैं। पूरा दरबार सन्न। अकबर ने कहा, क्या तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? आदमी बोला, जी, बादशाह अकबर से। लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल बस मुस्कुरा रहे थे। जहांपनाह, लगता है अब कानून का भी इम्तिहान है। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर कानून ऐसा कहता है तो चलो, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। सारे दरबारी घबरा गए। शाही हाथी तैयार हुआ। अकबर बैठ गए और वो आदमी उनके पीछे चल पड़ा। बीरबल भी चुपचाप साथ साथ चलने लगे। सड़क पर भीड़ जुट गई। देखो देखो, किसी ने बादशाह को गिरफ्तार कर लिया। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। रास्ते में बीरबल ने धीरे से पूछा, भाई, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोला, मैं इंसाफ का सेवक हूं, नाम है रघुनाथ। बीरबल बोले, और तुम्हारा विभाग कहाँ है? लखनऊ दरबार में। बीरबल मुस्कुराए, अच्छा, लेकिन लखनऊ तो हमारे राज्य के बाहर है। रघुनाथ का चेहरा सफेद पड़ गया। बीरबल बोले, और तुम्हारे आदेश पर जो मुहर लगी है वो तो नकली लगती है। अब अकबर समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने आदेश दिया, उसे पकड़ो। दरबार में जांच हुई तो पता चला वो आदमी एक धोखेबाज था, जिसने किसान के पैसे लेकर झूठे दस्तावेज बनाए थे ताकि बादशाह पर आरोप लगाकर इनाम हासिल करे। अकबर हंस पड़े, वाह बीरबल, अगर तुम न होते तो आज हम खुद जेल में होते। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन अक्ल वालों के लिए अलग। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने आदेश दिया, इस आदमी को सजा नहीं, सबक दिया जाए। इसे दरबार में एक हफ्ते तक झाड़ू लगाने की सजा दी जाती है ताकि इसे असली सेवा का मतलब समझ आए। फिर अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी समझदारी से आज दरबार की एस्त बच गई। मगर बीरबल ने पूछा। अकबर बोले, अब मैं तुम्हें एक ऐसा केस दूंगा जिसमें सच्चाई और झूठ दोनों एक जैसे दिखेंगे। देखते हैं तब तुम कैसे पहचानते हो। अगला एपिसोड, बीरबल और वो केस जिसमें हर गवाह झूठा था। क्या बीरबल फिर से सच्चाई उजागर कर पाएंगे? देखिए अगले भाग में। 7 गवाह और एक झूठ, बीरबल की अगली परीक्षा। 7 गवाह और एक झूठ, बीरबल की अगली परीक्षा। अगले ही दिन बादशाह अकबर ने दरबार में एक गंभीर ऐलान किया, आज का केस बीरबल सुलझाएंगे। इसमें 7 गवाह हैं और सब कहते हैं कि उन्होंने सच देखा है। बीरबल ने पूछा, मामला क्या है जहांपनाह? अकबर बोले, कल रात हमारे राजकोष से एक हीरा गायब हो गया और इन 7 ने अलग अलग जगह से चोर को देखा बताया है, लेकिन हर किसी की कहानी अलग है। सारे गवाह सामने लाए गए। कोई कह रहा था चोर लाल कपड़े में था। दूसरा बोला, नहीं, वो तो नीले कपड़े में था। तीसरा बोला, उसके पास तलवार थी। चौथा, नहीं, उसके पास बांस की लाठी थी। बीरबल मुस्कुरा दिए, हुजूर, ये 7 मिलकर एक बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बीरबल ने दरबार में एक बड़ा घड़ा मंगवाया, उसमें पानी भरवाया और कहा, अब 7 गवाह बारी बारी से इस पानी में झांकें और बताएं उन्हें क्या दिखता है। पहला झांका, मुझे अपना चेहरा दिख रहा है। दूसरा, मुझे चोर दिख रहा है। तीसरा, मुझे अंधेरा दिख रहा है। 7 के जवाब अलग अलग थे। बीरबल बोले,
जहां पनाह, सच्चाई एक होती है, पर झूठ के कई चेहरे होते हैं। ये सातों उसी झूठ के अलग अलग रूप हैं। बीरबल ने आदेश दिया, इन सबको एक कमरे में बंद करो और कहो कि असली चोर को कल फांसी होगी। रात भर वो सातों बेचैन रहे। सुबह जब दरवाजा खुला तो एक गवाह डर के मारे चिल्लाया, मत मारो, मैंने ही वो हीरा छुपाया था। बाकी सब मेरे साथी थे। दरबार गूंज उठा। बाकी 6 गवाह भी डर के मारे सच्चाई बताने लगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तुमने 7 झूठों को एक ही बार में पकड़ लिया। कैसे? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जब इंसान सच बोलता है तो उसे याद नहीं रखना पड़ता, पर झूठ बोलने वाला हर पल अपने शब्दों से डरता है। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, तुम सचमुच दरबार के हीरे हो। वो हीरा नहीं जो चुराया गया था। सारा दरबार ठहाकों से भर गया। लेकिन तभी दरवाजे से एक परिचारक भागता हुआ आया। जहां पनाह, वही असली हीरा अभी अभी महल के तालाब में चमकता देखा गया है और कोई अज्ञात साधु वहां ध्यान लगा रहा है। अकबर चौंके। साधु? हीरे के पास? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, अब खेल असली शुरू होगा। अजीब साधु और चमकता हीरा, बीरबल की सबसे रहस्यमयी परीक्षा। कौन है वो साधु? क्या वो चोर है या कुछ और? देखिए अगले भाग में। हीरे का रहस्य और साधु की भविष्यवाणी। महल के पीछे वाले तालाब के पास सचमुच एक अजीब साधु ध्यान लगाए बैठा था। उसके सामने वही चमकता हुआ हीरा रखा था जो राजकोष से चोरी हुआ था। राजा अकबर, बीरबल और सिपाहियों ने घेरा डाल लिया। अकबर बोले, अरे साधु, ये हीरा राजकोष का है। तुम इसके पास क्यों बैठे हो? साधु ने आंखें खोली, मुस्कुराया, मैं चोर नहीं, सच्चाई का दर्पण हूं। जहां पनाह। बीरबल बोले, अगर चोर नहीं तो ये हीरा तुम्हारे पास कैसे आया? साधु ने कहा, क्योंकि जिसने इसे चुराया था वो डरकर खुद इसे यहां फेंक गया। हीरे की चमक ने उसकी झूठी गवाही को उजागर कर दिया। साधु बोला, जहां पनाह, आपका दरबार बहुत बुद्धिमान है, पर आने वाले 7 दिनों में यही बुद्धि आपकी सबसे बड़ी परीक्षा बनेगी। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? कैसी परीक्षा? साधु मुस्कुराया, 7 दिनों तक दरबार में कोई नहीं हंसेगा। हर मुस्कान के साथ एक अनहोनी होगी और इसका हल सिर्फ बीरबल ही खोजेगा। ये कहकर साधु धीरे धीरे गायब हो गया। सारे दरबारी हक्के बक्के रह गए। अकबर ने बीरबल से कहा, क्या ये कोई चाल है या सच्ची भविष्यवाणी? बीरबल बोले, जहां पनाह, जो आने वाला है वो किसी की हंसी से शुरू होगा। अगले दिन दरबार में अजीब सन्नाटा था। जो भी बात करता, किसी को हंसी नहीं आती। यहां तक कि दरबार के मसखरे ने भी अपनी पूरी कोशिश कर ली, पर कोई नहीं मुस्कुराया। तीसरे दिन अकबर बोले, बीरबल, ये क्या हो रहा है? दरबार जैसे सूख गया है। बीरबल बोले, जहां पनाह, शायद साधु की बात सच हो रही है। ये मौन किसी बड़ी सच्चाई की आहट है। 7वें दिन अचानक महल में एक बूढ़ी औरत आई। वो हंसती जा रही थी, गाती जा रही थी। सबको अजीब लगा। इतने दिनों बाद कोई हंसा। अकबर ने कहा, माई, तू हंस क्यों रही है? वो बोली, क्योंकि मैंने 7 दिन पहले उस साधु को देखा था। उसने कहा था, जब तेरी हंसी लौटेगी तब दरबार की समझ लौटेगी। और उसी वक्त बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये साधु कोई साधारण इंसान नहीं था। वो हमें बताने आया था कि जब तक इंसान डर में जिएगा उसकी हंसी मर जाएगी। हंसी ही इंसानियत की पहचान है। सारा दरबार फिर ठहाकों से भर गया। अकबर बोले, बीरबल, आज फिर तुमने सच्चाई को हंसी के रूप में लौटा दिया। जब सब हंस रहे थे तभी दरबार के एक कोने में वही साधु पल भर को दिखाई दिया। उसकी आंखों में चमक थी और होठों पर हल्की मुस्कान। हंसी को कभी मत खोना, क्योंकि जो हंसता है वही सच में जिंदा होता है। और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गया। बीरबल ने आसमान की ओर देखा और बोला, जहां पनाह,
सच्चे साधु हंसी के रूप में ही हमें जीवन का अर्थ सिखा जाते हैं। कहानी की सीख। हंसी सिर्फ खुशी नहीं, इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत है। जब एक आदमी ने अकबर बादशाह को ही गिरफ्तार कर लिया, बीरबल और 3 चालाक नाइयों की योजना। एक सुबह बादशाह अकबर के शाही महल में बड़ी हलचल थी। दरबारी एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। सुना है बादशाह के बाल कटवाने वाला नया नाई आया है, और सुना है वो तो बहुत ही चालाक है, किसी को भी मूर्ख बना सकता है। अकबर दरबार में बैठे थे, तभी बीरबल अंदर आए। बादशाह बोले, बीरबल, आज कुछ अलग हुआ है। 3 नाई दरबार में आए हैं और तीनों कहते हैं कि वे शाही नाई हैं। अब बताओ, असली कौन है? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, नाई का पेशा छोटा नहीं होता, लेकिन अगर चालाक नाई आ जाए तो सिर के साथ जेब भी खाली कर सकता है। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर बोले, तो फिर बीरबल, आज तुम्हें ही पता लगाना होगा कि असली कौन है और कौन चालबाज। दरबार में तीनों नाई आए। पहला नाई बेहद रेशमी कपड़े पहने हुए था, बालों में इत्र लगाया हुआ, चेहरे पर नकली मुस्कान। दूसरा नाई गरीब सा दिख रहा था, लेकिन आंखों में चमक थी। तीसरा नाई मोटाद गड़ा था और हर वाक्य में कह रहा था, जहां पनाह, मैं ही असली शाही नाई हूं, जो आपकी दाढ़ी में ताज का नूर चमकाता हूं। अकबर ने तीनों को देखा और बोले, अगर तुम सब शाही नाई हो तो बताओ कि मेरे बालों की खासियत क्या है? पहला नाई बोला, आपके बाल चांदी जैसे चमकते हैं। दूसरा बोला, आपके बालों की लकीरें भाग्य का चिन्ह है। तीसरा बोला, आपके बालों की एक एक लट से बादशाही झलकती है। अकबर हंस पड़े, सारी ही मेरी तारीफ कर रहे हैं। अब बताओ, इनमें कौन सच्चा है बीरबल? बीरबल बोले, हुजूर, सच्चाई दिखावे में नहीं, चाल में छिपी होती है। मुझे 3 दिन दीजिए, मैं खुद पता लगाऊंगा। बीरबल ने तीनों नाइयों को बुलाकर कहा, देखो भाइयों, बादशाह को जल्दी नहीं चाहिए, लेकिन असली हुनर वाले को ही मौका मिलेगा। तुम सबको एक एक काम दिया जाएगा। पहले नाई को कहा, तुम दरबार के 10 सैनिकों के बाल काटो, लेकिन बिना किसी से झगड़ा किए। दूसरे नाई को कहा, तुम रानी के नौकरों के बाल काटो, पर सबको खुश भी रखो। तीसरे नाई को कहा, तुम सिर्फ एक काम करो, बादशाह के घोड़े का बाल संवारो, ताकि वो भी शाही लगे। तीनों मान गए। पहला नाई सैनिकों के पास गया। वो बोला, अरे हटो, तुम सबको बाल कटवाने का शौर नहीं। सैनिकों ने कहा, भाई, धीरे से बाल काटो। वो चिल्लाया, मैं शाही नाई हूं, तुम्हें कुछ सिखाओ क्या? पर उसके काटे हुए बाल ऐसे लगे जैसे किसी ने झाड़ी काट दी हो। सैनिक बोले, इससे तो हम खुद ही सिर मुंडवा लेते। पहला नाई गुस्से में चला गया और बोला, दरबार में जाकर देखता हूं कौन मुझे रोकता है। दूसरा नाई बहुत विनम्र था। वो रानी के नौकरों के पास गया और बोला, भाइयों, मैं धीरे धीरे बाल काटूंगा ताकि चोट न लगे। सब मुस्कुराए और काम खत्म हुआ। लेकिन जाते जाते वो बोला, मेरे पास एक तेल है जो बालों को सोने जैसा चमकदार बना देगा। बस थोड़ा सा। उसने हर नौकर से पैसे लिए और तेल बेच गया। असल में वो तेल सादा पानी था जिसमें इत्र मिला था। जब रानी को पता चला तो उसने कहा, बीरबल, ये नाई तो धोखेबाज निकला। बीरबल बोले, अभी तीसरे की बारी बाकी है, देखते हैं उसकी चाल। तीसरा नाई बादशाह के पसंदीदा घोड़े राजशेखर के पास गया। वो बोला, अरे वाह, क्या सुंदर घोड़ा है, इसे तो मैं राजा बना दूं। उसने घोड़े के बाल इतने छोटे कर दिए कि बेचारा घोड़ा दिखने में जोकर लगने लगा। जब अकबर ने घोड़े को देखा तो बोले, ये क्या किया? मेरा शाही घोड़ा तो किसी मसखरे जैसा लग रहा है। तीनों नाइयों को बुलाया गया। अकबर बोले, तीनों ने काम किया, लेकिन किसी ने संतोष नहीं दिया। अब बीरबल, तुम्हारा क्या निर्णय है? बीरबल बोले, जहां पनाह, असली नाई वो नहीं जो बाल काटे, बल्कि वो है जो भरोसा काटे बिना काम करे। इन तीनों में से कोई भी असली नहीं है। अकबर चकित हुए, तो क्या तीनों झूठे हैं?
बीरबल बोले, जी हाँ हुजूर। पहला घमंडी है, कला नहीं, दिखावा करता है। दूसरा धोखेबाज है, बातों से जाल बुनता है। तीसरा नासंभ है, सेवा का मतलब नहीं जानता। अकबर बोले, तो असली शाही नाई कहा गया? बीरबल मुस्कुराए, वो तो कल सुबह खुदा जाएगा, क्योंकि वो दरबार में नहीं, ईमानदारी में रहता है। अगले दिन सुबह एक बुजुर्ग नाई दरबार में आया। फटे पुराने कपड़े, झुकी कमर, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास। उसने बिना कुछ बोले बादशाह के बाल बड़ी नरमी से काटे। कहीं खरोंच नहीं, कहीं गलती नहीं, पूरा काम शांति से हुआ। अकबर ने आईने में देखा और बोले, वाह, ये तो जैसे मेरे बालों में कला बस गई हो। बीरबल ने कहा, हुजूर, यही असली शाही नाई है। ये पिछले 30 साल से दरबार के बाहर गरीबों की सेवा करता था। इसे शोहरत नहीं चाहिए, सिर्फ काम से प्रेम है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित किया कि सच्चा हुनर शोर नहीं करता, बस चमकता है। अकबर ने आदेश दिया, तीनों चालाक नाइयों को दरबार से बाहर करो और असली नाई को शाही सेवक बना दो। फिर बीरबल से बोले, तुम्हारा इनाम तय नहीं हो पा रहा, बताओ क्या चाहिए? बीरबल हंसे, जहांपना, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि अगली बार बाल कटवाने से पहले आईने में खुद देखे कि नाई कौन है, असली या चालाक। दरबार ठहाकों से भर उठा। कहानी की सीख, मोरल, दिखावा करने वाला हमेशा हारेगा, क्योंकि सच्चा हुनर शांति और ईमानदारी में होता है। घमंड, धोखा और मूर्खता, ये तीनों किसी भी काम की खूबसूरती छीन लेते हैं। जो अपने काम से प्रेम करता है, वही असली कलाकार है। बीरबल और 3 भाइयों की विरासत का सच। एक दिन फतेहपुर सीकरी के महलों की सुबह बड़ी रंगीन थी। लेकिन उसी सुबह अकबर के दरबार में 3 भाई पहुंच गए। तीनों के कपड़े अच्छे थे, पर चेहरे पर चिंता साफ थी। सबसे बड़ा बोला, बादशाह सलामत, हमारा पिता गुजर गया है। वो बहुत अमीर था और उसके पास एक बहुत कीमती विरासत है। लेकिन जाने से पहले उसने कहा था कि विरासत सिर्फ उसी को मिलेगी जो सबसे योग्य होगा, और उसने कहा कि इसकी पहचान बीरबल ही कर पाएगा। दरबार में सन्नाटा। अकबर मुस्कुराए, तो फिर फैसला हमारा बीरबल ही करेगा। बीरबल ने तीनों भाइयों की ओर देखा। तीनों के चेहरे ऐसे जैसे कोई अपनी अच्छाई खुद से भी छुपा रहा हो। 3 भाई कौन? 1 राजू, नरम दिल पर भावुक, हर बात में आंखें नम हो जाती। 2 धर्मू, बड़ों की इज्जत करने वाला, शांत और धीरज वाला। 3 लालू, हंसमुख, चालाक और थोड़ा तेज दिमाग, लेकिन उस तेज में कुछ छिपा भी था। बीरबल ने धीरे से पूछा, तुम्हारे पिता की सबसे प्यारी चीज क्या थी? तीनों ने एक ही बात कही, एक पुराना घड़ा, जिसमें उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। अकबर ने आदेश दिया, घड़ा दरबार में लाया जाए, और कुछ ही देर में पुराना मिट्टी का घड़ा सामने रखा गया। घड़ा साधारण था, पर महक में पुरानी यादें बोल रही थी। इनाम क्या था? घड़े को खोलकर देखा। अंदर एक कपड़ा और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, मेरे तीनों बेटों, मेरी पूरी संपत्ति और खजाना उसी को मिलेगा जो इस घड़े का असली मूल्य समझे। पिता। तीनों भाई चौंक गए। असली मूल्य का क्या मतलब? बीरबल ने तीनों को अलग अलग बुलाया। पहला भाई राजू। बीरबल, इस घड़े का मूल्य क्या है? राजू की आंखें भर आई। इस घड़े में हमारे पिता की खुशबू है, मैं इसे कभी नहीं बेच सकता। बीरबल ने बस सिर हिलाया। दूसरा भाई धर्मू। बीरबल, इस घड़े का मूल्य क्या है? धर्मू बोला, यह सिर्फ मिट्टी का घड़ा नहीं, यह हमारे पिता की शिक्षा है। जीवन में सादगी सबसे बड़ी दौलत है। मेरी नजर में इसका मूल्य सम्मान है। बीरबल फिर चुप रहे। तीसरा भाई लालू। बीरबल, इस घड़े का मूल्य क्या है? लालू हंसते हुए बोला, बीरबल जी, ये तो एक पुराना घड़ा है,
अगर इसे बाजार में बेच दें तो मुश्किल से 2 से 3 सिक्के मिलेंगे। पिता ने मजाक किया है या हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की है? बीरबल ने पहली बार गहरी मुस्कान दी। घड़े का असली सच। बीरबल ने आदेश दिया, घड़े के नीचे की मिट्टी हटाओ। मिट्टी हटाई गई और नीचे एक नकली फर्श मिला और उसके भीतर सोने के सिक्कों और रत्नों का पूरा खजाना था। दरबार स्तब्ध। तीनों भाई अपनी जगह जम गए। बीरबल बोले, पिता देखना चाहते थे कि कौन लालच से अंधा नहीं होगा। उन्होंने तीनों की तरफ देखा। राजू का दिल अच्छा था, पर भावुकता से भरा, निर्णय कमजोर। धर्मु संयमी और शांत, उसे समझ और सम्मान था। लालू ने सबसे पहले घड़े को वस्तु माना, लालच उसके भीतर जीवित था। बीरबल ने कहा, इस विरासत का असली उत्तराधिकारी धर्मु है, क्योंकि उसने घड़े को पिता की सादगी का प्रतीक माना, न कि धन या मिट्टी। अकबर ने ताली बजाई। दरबार गूंज उठा। मोरल, सीख, विरासत सिर्फ धन नहीं होती। विरासत वो समझ है जो व्यक्ति अपने जीवन से सिखा कर जाता है। संपत्ति तो चोरी भी हो सकती है, पर संस्कार कभी नहीं। हरखू घिघी बंधा, गलती हो गई मालिक। गलती तो अभी शुरू हुई है, बीरबल ने धीरे से कहा, क्योंकि इस करतब का उपयोग किसी ने बहुत बड़े छल के लिए किया है। बीरबल के आदेश पर हरखू और नंदू दोनों को राजमहल में अलग अलग रख दिया गया। वे खुद चौकड़ी मारकर सीधे जौहरी जैन साहू की हवेली पहुंचे। बड़े अदब से बोले, साहू जी, खोए हुए 7 हीरों में से शबनमी तारा सबसे अद्भुत बताया जा रहा है। उसकी चमक आधी रात में दूधिया हो जाती है, ये बात सही है? साहू ने एक क्षण को घबराए से फिर स्वर संभाला, हाँ, सुना तो है। सुना या देखा? देखा भी है। कई साल पहले। बीरबल ने चुपचाप उनकी हथेलियां देखी। अंगूठे के पास हल्की चमक, जैसे किसी सख्त चीज को बार बार मलने से पड़ती है। उन्होंने मुस्कान रोक ली और लौट आए। बीरबल ने दरबार में घोषणा करवाई, कल रात राज दरबार में चौकीदारों ने रत्नकोष के पास अजनबी आवाजें सुनी थी, लिहाजा आज रात सब जौहरियों, खान मालिकों और साहूकारों की जांच होगी। कौन कहा था, किसके पास क्या था, सब दर्ज किया जाएगा। रात होते ही 4 लोग पकड़ाए। 1 जैन साहू, गिल्ड मुखिया। 2 जौहरी किशनलाल, जो हरखू के गांव में अक्सर आता जाता। 3 खान मालिक का मुंशी रज्जाक। 4 और हरखू का दूर का साला बंसी। चारों के पास से कोई हीरा तो नहीं मिला, पर उनके वस्त्रों, जूतों और उंगलियों पर सूक्ष्म पाउडर और तेल के निशान थे। बीरबल ने कहा, बस अब एक आखिरी परीक्षा चाहिए, और इस बार नंदू की नहीं, मानव स्वभाव की। मौन का फंदा। बीरबल ने चारों को अलग अलग कोठरियों में रखा और कहला भेजा, जिसने सच बताया उसे सजा आधी, जिसने चोरी बताई पर माल कहाँ रखा ये बताया उसका अपराध बहुत हल्का। फिर उन्होंने पहरेदारों से कहा, रात की तीसरी पहर में कोठरियों के पास जोर जोर से ये बात करो कि शबनमी तारा मिल गया है, पर कोठरी वाले को नहीं बताया जाएगा। जैसे ही पहर बदला, कोठरियों में बेचैनी फैल गई। सबसे पहले जिसकी सांसें तेज हुई वो था जैन साहू। पहरेदारों ने बताया कि वो दीवार से कान लगाकर सुनने लगा, फिर बेदम होकर जमीन पर बैठ गया। दूसरी कोठरी में किशनलाल देर तक टहलता रहा, पर शांत। तीसरी में रज्जाक इधर उधर झांकता, पर घबराहट नहीं। चौथी में बंसी खर्राटे लेता मिला। सुबह होते ही बीरबल ने चारों को सामने बुलाया। हमारे पास शबनमी तारा है, उन्होंने सहज स्वर में कहा, पर हमें पकड़ना है उस हाथ को जिसने उसे सबसे पहले छुआ। जैन साहू के माथे पर पसीना चमका। बीरबल ने उसकी हथेलियों की ओर इशारा किया। आपके अंगूठे और तर्जनी के बीच जो चिकनाई जमी है, ये वही विशेष तेल है जो असली हीरों की मिर्गी जांच के लिए लगाया जाता है, घर्षण कम करने के लिए।
रात भर नर्वस होकर आप अंगूठा रगड़ते रहे, चिकनाई वही जम गई। आपने ही उसे छुआ है। साहू कांप गए, पर मेरे पास नहीं है। मालूम है, बीरबल ने शांत कहा। आपने उसे उसी के पास छोड़ा जो सबसे कम शक के घेरे में था, हरखू का साला बंसी। एक भोले किसान रिश्तेदार पर कौन शक करेगा? और बंसी को आपने एक काम सौंपा, नंदू को संकेत देना, ताकि किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में आप अपनी बात मनवा सकें। पर कल रात हमने नंदू और हरखू दोनों को आपसे दूर रखा। आपका खेल वही बिगड़ गया। बंसी को टटोला गया, कुछ नहीं मिला। बीरबल मुस्कराए। कहीं छुपाया होगा जो आंखों के नीचे है पर दिखता नहीं। खोजो, जूतों के तलवे, कमर की परतें, टोपी की सिलाई। और उन्होंने एक पहरेदार की ओर इशारा किया। बंसी के गले में गाव वाली ताबीज। ताबीज खोलते ही उसके भीतर से दूधिया चमकता शबनमी तारा निकल पड़ा। दरबार वाह से गूंज उठा। जैन साहू घुटनों पर गिर पड़ा। महाराज, लोभ ने आंखें बंद कर दी थी। दया कीजिए। अकबर का चेहरा कठोर हुआ, पर बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, अपराध बड़ा है, पर सबूतों और दिमाग के खेल से सच्चाई सामने आ गई। मेरा सुझाव, चोरी का पूरा माल बरामद करवा कर सख्त जुर्माना और कुछ समय कारावास। साथ साथ जौहरी संत की देखरेख में नई आचार संहिता बनाई जाए, ताकि कोई अकेला व्यक्ति इतना प्रभावशाली न हो कि पूरी बिरादरी को अपने लोभ का औजार बना ले। अकबर ने सिर हिलाया। तुम्हारा प्रस्ताव उचित है, लेकिन गधे की हंसी कहां से आई? सारा माल बरामद हो गया। जौहरी रोते गिड़गिड़ाते रहे। भीड़ छंटने लगी। तभी हरखू ने हिचक कर पूछा, हुजूर, नंदू तो बस मालिक के इशारे से काम करता था, पर कल वो असली हीरे पर चुप चुप क्यों रहता था और नकली पर रेंगता? मैंने तो उसे छुआ भी नहीं था। बीरबल हंस पड़े। यही तो सारा खेल था। दरबार में सबके सामने तुम्हें छूने की इजाजत कौन देगा? इसलिए मैंने तुम्हारा हाथ हटवा दिया और नंदू के पास नम की बहुत बारीक परत लगवाई। असली हीरा जब पास रखा जाता तो नंदू घास की हल्की खुशबू और नम का स्वाद चखकर संतुलित रहता। उसे लगता जैसे काम पूरा हुआ तो वो चुप। नकली पर उसे मेरे सेवक के हल्के संकेत मिलते। पूंछ के पास कोई इशारा नहीं, पर सामने घास हटाई जाती। नंदू समझता, गलत, आवाज दे। हरखू ने माथा पकड़ लिया। मतलब नंदू की काबिलियत मेरी शरारत थी, और आपकी चाल ने मेरी शरारत को बेनकाब कर दिया। बीरबल ने स्नेह से कहा, तुम्हारी शरारत छोटी थी अगर वो धोखे की कमाई न बनती, पर जब चालाक लोग उसे हथियार बनाने लगे तो उसे रोकना जरूरी था। इसी बीच नंदू ने अचानक 2 बार लंबी हिहौक की। पूरा दरबार फिर खिलखिलाया। बीरबल ने ताली बजाई। देखो, नंदू की हंसी। उसे भी समझ आ गया कि अब सच बाहर है। अब कोई उसकी प्रतिभा का दुरुपयोग नहीं करेगा। अकबर बोले, बीरबल, तुमने गधे को भी हंसना सिखा दिया। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, गधे को नहीं, हम सबको अपने अपने आह पर हंसना सिखाना था। दरबार समझ रहा था कि कहानी यही खत्म। पर बीरबल ने कहा, शबनमी तारा मिल गया, पर बाकी 6 का क्या? जैन साहू अकेला नहीं, किशनलाल और रज्जाक भी इस जाल में फंसे हैं। उन्होंने तीनों के सामने एक निमंत्रण रखा। आज रात राजमहल की पिछली कोठी में नंदू की असली जांच का गुप्त आयोजन होगा। जो असली पत्थर लाएगा वो राज जौहरी बना दिया जाएगा। रात को चारों तरफ सन्नाटा था। परछाइयां लंबी लंबी थी। एक एक कर 2 साए कोठी में घुसे। किशनलाल और रज्जाक। दोनों की पगड़ियों के भीतर से 6 चमकती गोलियां निकली। जैसे ही उन्होंने मेज पर रखीं, चारों ओर मशाले जल उठीं। अकबर, बीरबल, पहरेदार, सब सामने। बीरबल ने आंखें चुराए बिना कहा, लोभ के दलदल में पैर जितना दबाओगे उतना ही धंसोगे। अब बताओ, ये पत्थर कहां कहां छिपाए थे? रज्जाक ने कबूल किया, जौहरी संघ के गोदाम में।
अनाज की बोरियों के बीच और थोड़ा सा हुक्का की डिब्बी में। किशनलाल बोला, योजना साहू की थी। हरखू और बंसी को मामूली दाम में खरीद लिया गया था। नंदू को हीरा ज्ञानी बताकर जनता की नजर गलत दिशा में लगानी थी। असली खेल हम लोग खेले। अगली सुबह पूरा माल लौट आया। अकबर ने सख्त सजा सुनाई, पर साथ ही बीरबल के सुझाव पर जौहरी संघ के लिए नियम बने। हर बड़े सौदे में 3 स्वतंत्र जौहरी मिलकर परख करें। परख का रिकॉर्ड दरबार में जमा रहे और किसी एक व्यक्ति के पास मुकम्मल अधिकार न हो। मामला सुलझ जाने के बाद अकबर ने हरखू को बुलाया। तुम्हें भी सजा मिलनी चाहिए, उन्होंने कहा, पर बीरबल की सिफारिश है कि तुम्हें एक मौका दिया जाए। बीरबल बोले, हरखू, अपनी चालाकी को ईमान की राह में लगाओ। खेतों में नापजोख में तुम्हारी आंख काम आ सकती है, तालाबों की मरम्मत में तुम्हारी निगाह। राजकाज में ऐसे ईमानदार कारीगर चाहिए जो मिट्टी और पत्थर की सच्चाई पहचाने, न कि हीरे की झूठी चमक। हरखू की आंखें भर आई। हुजूर, नंदू और मुझे काम दीजिए। हम पानी के तालाबों की मेड़ ठीक करेंगे, नहर की राह साफ करेंगे। अकबर मुस्कराए, मंजूर है। उसी शाम किले के मैदान में उत्सव हुआ। नंदू को गुड़ और हरे चने खिलाए गए। राजन उत्किया थिरकी। जौहरी संघ ने मंच पर आकर सार्वजनिक क्षमा मांगी। और जब हरखू नंदू को लेकर निकला तो गधे ने फिर लंबी हिहौ की, जैसे कह रहा हो, अब मैं हीरा नहीं, घास पहचानूंगा। पूरा मैदान हंसी से भर गया। बीरबल ने अकबर से धीमे स्वर में कहा, जहांपनाह, मनुष्य हो या गधा, जिसके हिस्से का काम सच्चा है, उसे छल के मंच पर चढ़ाने से बस तमाशा बनता है। आज नंदू की हंसी उसी तमाशे का अंत है। अकबर ने सिर हिलाया। और तुम्हारी हंसी? बीरबल बोले, मेरी हंसी उन पर है जो गधे को जौहरी और जौहरी को बादशाह समझ लेते हैं। असलीन कली की परख आंख से नहीं, ईमान से होती है। वही न सीखा तो हीरे भी राई और राई भी हीरा लगती है। बादशाह ठठाकर हंसे और दरबार फिर एक कहानी बनकर शहर की गलियों में फैल गया। हीरे पहचानने वाला गधा और बीरबल की हंसी। सीख, मोरल, 1, झूठी चमक सच्चाई नहीं बन जाती। कौशल का दुरुपयोग अंततः पकड़ में आता है। 2, असली परख ईमान है। आंखें धोखा खा सकती है, पर ईमानदार व्यवस्था धोखे को देर तक टिकने नहीं देती। 3, शक्ति का संतुलन जरूरी है। जब सब अधिकार एक व्यक्ति के पास हो तो लोभ रास्ता ढूंढ लेता है। नियम और साझा जिम्मेदारी समाज को सुरक्षित रखती है। 4, अपनी योग्यता सही जगह लगाओ। गधा हीरा नहीं, घास पहचानने में माहिर है। इंसान भी तभी सफल है जब अपने स्वभाव और हुनर को सही काम में लगाए। 5, हंसना सीखो। अपने आह पर हल्की सी हंसी बहुत बड़े झूठों की हवा निकाल देती है। यही बीरबल की असली बुद्धि है। बीरबल और गधे की चतुर चालाकी की दौर। एक सुबह अकबर के दरबार में बड़ी हलचल थी। अचानक 4 सैनिकों ने एक आदमी और उसके गधे को खींचते हुए अंदर ला दिया। दरबार में हंसी। गधा भी दरबार में आया? सैनिक बोला, जहांपनाह, ये आदमी कहता है कि उसका गधा दुनिया का सबसे चतुर जीव है। अकबर ने भौहें उठाई। चतुर? गधा? आदमी ने गर्व से कहा, हुजूर, मेरा गधा इतना समझदार है कि मानव भी इसके सामने फीके पड़ जाएं। दरबारी ताली बजाकर हंसने लगे। एक बोला, अब कहेगा ये गधा गणित भी करता है। आदमी ने कहा, गणित ही नहीं हुजूर, ये चालाकी में महाउस्ताद है। अकबर बोले, अगर ये सच है तो आज हम इसकी परीक्षा करेंगे। फिर उन्होंने मुंह फेर कर कहा, बीरबल को बुलाओ, गधे की बुद्धि जांचना है। दरबार हंसी से हिल गया। बीरबल मुस्कुराते हुए आया। हुजूर, कौन सा नया प्राणी मेरा मुकाबला करने आया है? गधे के मालिक ने कहा, मेरे गधे की बुद्धि की परीक्षा सिर्फ एक इंसान से हो सकती है, बीरबल से। अकबर की आंखें चमक उठीं। वाह!
आज गधा और बीरबल चालाकी की दौड़ लगाएंगे। बीरबल हंस पड़ा। अगर गधा जीता तो मैं दरबार की नौकरी छोड़ दूं। गधे के मालिक ने कहा, और अगर मेरा गधा हार गया तो मैं इसे हमेशा के लिए मुनादी वाले को दे दूंगा। दरबार चिल्लाया, दौड़ दौड़ दौड़। बीरबल बोला, ठीक है गधा महाराज, बताओ इन 3 डिब्बों में कौन सा अनाज है। उसने 3 डिब्बों में गेहूं, चना और बाजरा रखा और ढक दिया। गधे ने थोड़ी देर सूंघा और गेहूं वाले डिब्बे को लात मार दिया, फिर नाक रगड़ी और चने वाले को हल्के से ढका, बाजरा वाले को अनदेखा कर दिया। लोग दंग रह गए। गधे का मालिक बोला, देखा, जीनियस है। पर बीरबल मुस्कुराया। बीरबल बोला, हुजूर, चालाकी गधे की नहीं, उसके मालिक की है। सब हैरान। बीरबल ने कहा, सैनिक, गधे के पैर देखो। पैरों पर गेहूं का आटा लगा था, मतलब पहले गेहूं के बोरे में पैर रखा था। नाक पर हल्का चने का चूर्ण, मतलब नाक से चना पहचान आया। और बाजरा नहीं पसंद था, इसलिए अनदेखा कर दिया। गधे के मालिक का चेहरा पीला। अकबर ने कहा, चालाकी नंबर 1 पकड़ी गई। बीरबल बोला, अच्छा, अगर तुम्हारा गधा इतना चालाक है तो ये बताए कि इन 5 पोटलियों में से कौन सी चोरी की है। एक दरबारी से एक पोटली चोरी करवाई गई और बाकी 4 असली रकमें रख दी गई। गधे को पोटलियों के पास लाया गया। गधा सीधा चोरी वाली पोटली के ऊपर बैठ गया। सब दंग। गधे का मालिक मस्त। कहा था ना, ये बुद्धिमान है। लेकिन बीरबल फिर मुस्कुराया। मालिक, चोरी वाली पोटली पर क्यों बैठा? गधे का मालिक बोला, क्योंकि उसे पता है यही चोरी है। बीरबल चुटकी लेते हुए बोला, नहीं, क्योंकि इसकी पिछली रात की ट्रेनिंग में इस पोटली में चने रखे थे, अब भी गंध बची है। सभी हंसी से फट पड़े। गधा बेचारगी से कान हिलाता रहा। अब बीरबल ने कहा, अब मेरी परीक्षा। अगर मैं इस गधे से ज्यादा चालाक निकला तो? सबने कहा, हम जानते हैं तुम जीतोगे। बीरबल बोला, अभी मत बोलो, देखो। उसने गधे के मालिक को फुसफुसाकर एक चुनौती दी। मालिक मान गया। बीरबल ने एक बड़े कुएं के सामने कहा, यह कुआं झूठ पकड़ता है, जो झूठा कूदेगा वो डूबेगा, सच्चा तैरेगा। मालिक डर गया। गधा भी पीछे हट गया। बीरबल बोला, लो, अब साबित हुआ कि गधा चालाक नहीं बल्कि डरपोक है। दरबार हंसने लगा। पर तभी गधे ने भागकर मालिक की धोती पकड़ ली और खींचने लगा। पूरा दरबार हक्का बक्का। बीरबल हंस पड़ा। देखो, असली चालाक गधा नहीं, उसका मालिक है। गधा तो बस नकल करता है। जैसे मालिक चालाक बना, गधा भी बनता दिखा। अकबर ने हुक्म दिया, मालिक को 3 महीने के लिए नगर की सफाई का काम, गधे को अच्छा चारा और आराम। और दरबार में ऐलान, चालाकी दिखाना और चालाक होना 2 अलग बातें हैं। जाते जाते गधा अकबर के सिंहासन के पास मल त्याग देता है। दरबार फिर हंसी से पागल। अकबर बोले, बीरबल, इस गधे ने तो तख्त को चुनौती दे दी। बीरबल हंसकर बोला, जहांपनाह, ये अभी भी सोचता है कि ये सबसे बड़ा अधिकारी है। गधा ढैंचू बोला जैसे कह रहा हो। न्याय वही होता है जहां गधा भी सुना जाता है। नीति, मोरल, चालाक बनना आसान है, पर बुद्धिमान बनना कठिन। दिखावा हमेशा सच नहीं होता। हर शोर करने वाला बुद्धिमान नहीं। कभी कभी गधा भी बहुत शोर करता है। सीख, असली समझदार वही है जो सच्चाई, तर्क और धैर्य से काम ले।